से तो डीजल के दाम 93 रुपये 7 पैसे तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे महंगाई की। देश भर में महंगाई की मार ने आम जनता की कमर को तोड़ दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य चीजों के दामों में हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22 मार्च से लेकर अब तक 10 दिनों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। यानी 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 40 पैसे तक जा बढ़ी है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि धीरे धीरे कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली गई। इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में इन दिनों महंगाई बेलगाम है। दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब पर असर डाला है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पिछले 10 दिनों में किस तरह तेल के दाम बढ़े हैं। 22 मार्च 80 पैसे, 23 मार्च 80 पैसे, 24 मार्च को दाम स्थिर रहे, लेकिन 25 मार्च को फिर 80 पैसे बढ़े, 26 मार्च को भी 80 पैसे, 27 मार्च को 50 पैसे, 28 मार्च को 30 पैसे, 29 मार्च को 80 पैसे, 30 मार्च को फिर 80 पैसे और 31 मार्च को भी 80 पैसे बढ़े हैं। अब आपको डीजल के रेट से भी रूबरू करा देते हैं। 22 मार्च को डीजल के रेटों पर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 23 मार्च को भी 80 पैसे। हालांकि 24 मार्च को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन 25 मार्च को फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 26 मार्च को भी 80 पैसे, 27 मार्च को 55 पैसे, 28 मार्च को भी 55 पैसे, 29 मार्च को 70 पैसे, 30 मार्च को 80 पैसे और 31 मार्च को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी डीजल के दामों में की गई। वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य चीजों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कहीं कांग्रेसी खाली गैस सिलेंडर और खाली पीपों को लेकर धरने पर बैठे, तो कहीं गैस पर फूलमाला चढ़ाते हुए नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विजय चौक पर भी धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने गैस सिलेंडरों और मोटरसाइकिल पर फूलमाला चढ़ाई, साथ ही चुनाव खत्म, लूट चालू के नारे लगाए। पिछले 9 दिनों में 8 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। बार बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आंकड़ा कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। आज बड़े दामों के बाद भी रेवाड़ी में भी यह आंकड़ा 100 के पार निकल चुका है। आइए हम तीसरे में पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और बात करते हैं उन ग्राहकों से जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे आज पेट्रोल, क्या नाम है आपका? योगिंदर। क्या कहेंगे पेट्रोल डलवाने आए हैं, पहले क्या था और अब क्या है? भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करें अब। क्या कुछ कहेंगे भाई इसके डीजल के पेट्रोल की तो भुगती भी था, डीजल के कम करवाओ, डीजल गला है डेली का, डीजल का कम करवाओ और तो क्या। देखिए यही मांग कर रहे हैं कि बार बार की डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन किसी तरह भी लगता नहीं है कि आसार कहीं से कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। सर आप यहाँ हैं, मैनेजर हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है बेटा? सतीश कुमार नाम है। क्या कहेंगे किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं? अब 9 दिन हो गए, पिछले 9 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसका तो कोई वो नहीं है जी, लेकिन रेट रोज बढ़ रहे हैं। 80 पैसे डीजल पे, 80 पैसे पेट्रोल पे। आज क्या रेट है? आज पेट्रोल के रेट है सर 100 रुपये 88 पैसे और डीजल है जी 92 रुपये 13 पैसे। लगता है आपको और बढ़ेंगे? हाँ, डेली रेट्स बढ़ रहे हैं 80 पैसे और बढ़ सकते हैं। हाँ जी। देखिए ये कह रहे हैं कि और भी अभी दाम बढ़ सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से दाम बढ़ रहे हैं और लगातार दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से लोगों का संतुलन खराब हो रहा है। लोगों की जेब तो खराब हो ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बार बार तेल बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे और यहाँ हमने सभी ग्राहकों से बात की है, तो उनको यही कहना था कि पेट्रोल डीजल की जो दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़ सके। हालांकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इन बढ़ती कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है।
और कीमतों पर काबू पाने के लिए जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है, तभी तो कांग्रेसी बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सरकार पर लोगों की जेब ढीली करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो चलिए महंगाई को लेकर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब है बीजेपी की ओर से, हमारे साथ महिमा सिंह है कांग्रेस की ओर से, हमारे साथ विजय नेहरू जी हैं इनेलो की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन महिमा सिंह जी, आपके पास आते हुए मैं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं और कुछ उसी अंदाज में आप नजर आ रहे हैं जब 2014 या उसके पहले बीजेपी नजर आती थी। अच्छी बात है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आपके नेता ये मांग कर रहे हैं कि साल 2014 या यूपीए के शासन में जो पेट्रोल डीजल के दाम थे वही दाम अब कर देने चाहिए सरकार को। लेकिन आपको लगता है ये ठीक है, ये संभव है क्या सरकार के लिए? प्रदर्शन जी बोलिए। ये अमित जी के आप पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे 10 दिन पहले, तो आप ही ने मुझसे उस समय ये पूछा था कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहीं सड़कों पर नजर नहीं आती। और मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो भी कुछ परिस्थितियां रही और हम लोग किसी न किसी वजह से उस तरह से जन आंदोलन को आगे नहीं ले जा सके जो जैसी हमारी मंशा थी। लेकिन आज जो आपने देखा वो कांग्रेस की विपक्ष होने के नाते नहीं कर्तव्य है, अधिकार भी है और हमारी यही मंशा भी है कि जनहित में जो आंदोलन करने की आवश्यकता है और उसे जितने पुरजोर तरीके से उठाने की आवश्यकता है उसे हम हर स्तर पर उठाएंगे। और आपने पूछा कि क्या ये उचित है, क्या ये उचित है कि हम ऐसी उम्मीद करें, तो बिल्कुल उचित है। मैं महिमा जी, ये सवाल मैंने जो आपसे किया ना महिमा जी, ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे इसलिए किया कि भाई अगर 2013 या 2014 की बात करें तो 2013-2014 में जो लोगों की तनख्वाह थी वो तनख्वाह तो अभी भी नहीं होगी, तनख्वाह बढ़ी होगी ना, चाहे कम बढ़ी होगी कि बढ़ी तो होगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई 2013-14 में या उसके पहले जो दाम थे पेट्रोल डीजल के वही दाम कर देने चाहिए यूपीए सरकार में जो भी दाम थे, तो ये आपको लगता है कि ये फिजिबल है? क्या आपको ये लगता है अमित जी कि जिस प्रोपोर्शन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं या महंगाई बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में क्या लोगों की आमदनी बढ़ी है? आपको ऐसा लगता है? क्या सरकार ने उसी प्रोपोर्शन में सरकारी नौकरियों में इजाफा किया है? सरकार ने कहाँ इजाफा किया है लोगों के पे स्केल में? जरा उसका आंकड़ा भी देख लीजिए और फिर इस बात के ऊपर बात कीजिए कि लोगों की आमदनी बढ़ी है इसलिए 100 के पार पेट्रोल का होना जायज है, वो भी तब जबकि आप यूपीए सरकार के समय के यदि विश्व स्तरीय बैरल प्रति बैरल दाम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस समय कई गुना ये जो पेट्रोल के दाम थे वो थे। बावजूद उसके यूपीए सरकार ने ये मैनेज किया कि पेट्रोल उचित दामों पर बेचा जा सके या पूरे तरीके से जो महंगाई को है जितना जब पूरा विश्व इन्फ्लेशन से जूझ, ठीक है महिमा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। अत्रे साहब, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महंगाई के ऊपर, महिमा सिंह जी लौटूंगा मैं आपके पास। जी जी, बराक ओबामा ने उस बात की सराहना की थी, आपको याद होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अत्रे साहब, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, भाई पिछले 7 साल से ज्यादा का वक्त आपको हो चुका है, केंद्र में सरकार चला रहे हैं आप, राज्य सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है महंगाई। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि भाई क्या सरकार के वाकई में काबू में नहीं है क्या महंगाई वाकई में सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुकी है क्या? अमित जी, ऐसा है कि जब हम पहले चर्चा कर रहे थे इसी विषय पे उस वक्त भी मैंने कुछ चीजें स्पष्ट की थी जी, दोबारा फिर उनको जोड़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस वक्त जिस पैंडेमिक का जिक्र बहन जी ने किया कि कांग्रेस उस पैंडेमिक की वजह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, अगर कांग्रेस ने उस पैंडेमिक को स्टडी किया होता तो कांग्रेस ये भी समझती कि उस पैंडेमिक की वजह से किस तरह से पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, किस तरह से सप्लाई चेन जो है वो टूट गई थी और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि सप्लाई चेन और डिमांड उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर आ गया। और ये हर अर्थशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति मानता है कि जब डिमांड और सप्लाई के अंदर अंतर आता है तो उसका प्रभाव इन्फ्लेशन पे आता है। लेकिन अंतर कहाँ है वो हमें समझना पड़ेगा। जिस बात का आपने भी जिक्र किया, 2014 से पहले का जिक्र किया, अंतर क्या है पहले वो समझ। देखिए, 2014 से पहले हो ये रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, लेकिन देश की जनता को, जो देश की जनता का पैसा था
वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था मेरा मतलब केवल ये है कि जहां यूपीए सरकार के अंदर पूरे देश के अंदर जो हाईवे बनते थे मात्र 2 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से बनते, अब वो जनता देख रही है वर्तमान सरकार में वो 38 किलोमीटर पर डे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक रिकॉर्ड है, इस गति से बनते दिख रहे हैं। देश की जनता भी देख रही है कि जब कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले पैंडेमिक प्रभाव, उसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आनी शुरू हुई, तुरंत रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसका जियोपॉलिटिकल अगर हम एक बार स्टडी करते हैं तो वो समझ में आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस युद्ध का प्रभाव लगभग हर देश के ऊपर पड़ा है। मैं तो यहां तक कहूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अगर आप उसकी स्टडी को देखेंगे, भारत पे जो प्रभाव पड़ा है इस युद्ध का और उस पहले जो पैंडेमिक हुआ उसके हिसाब से, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो फूड आइटम्स है उनमें इन्फ्लेशन 30% तक चला गया, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सीरियल्स है उनमें इन्फ्लेशन 22% तक चला गया, लेकिन भारत में आज भी इन्फ्लेशन रेट मात्र 5.8% है। और जो तय मानक है उसमें यह कहा जाता है कि 4% अगर इन्फ्लेशन रहता है वो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो स्वाभाविक है उसको हम महंगाई मानते हैं, इन्फ्लेशन मानते हैं। लेकिन जहां वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन्फ्लेशन रेट हो जाता है 30% फूड ग्रेन में, लेकिन भारत के अंदर वो रहता है 5.8 5.9%। तो क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वर्तमान सरकार की नीतियों का यही नतीजा है? एक तरफ जैसा आपने जिक्र किया था कांग्रेस प्रवक्ता से कि 2014 से पहले के दाम, देखिए एक तरफ सरकार क्या करती थी, 1,40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दिए जाते हैं ऑयल कंपनीज को, मतलब देश की जनता की जेब से वो पैसा घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। पैसा वो देश की जनता से की जेब से निकाला, 10,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज उसका भुगता देश की जनता ने, और वाहवाही लूटती है कांग्रेस। और यही कांग्रेस है जिसने तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब मार्केट के हवाले किया था 2013 के अंदर, और इस तेल के भाव जब मार्केट के हवाले हो गया तो सरकार के हाथ में नहीं, वो तेल कंपनियों के हाथ में चला गया। करने वाले भी कांग्रेस ही थी। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि वर्तमान सरकार की कोशिशों, हमारी आर्थिक नीतियों, हमारी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा ये है कि इन्फ्लेशन रेट अंतरराष्ट्रीय स्तर के अगर हम तुलना करें उससे हम फिर बहुत बेहतर स्थिति में। और ये जो तेल के भाव बढ़े हैं ये केवल हमारे देश में नहीं बढ़े हैं, इस युद्ध की वजह से लगभग हर जो ऑयल कंजम्पशन कंट्रीज है, जो बहुत बड़ी मात्रा में तेल बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और हमसे कई गुना ज्यादा पड़ा है। एक और चीज जो आपने जिक्र किया था पहले का, मैं आपको एक अंतर और बता देता हूं। देखिए अब आज बहन जी एक सवाल उठाती है कि वर्तमान सरकार ने क्या किया, रोजगार का विषय। देखिए रोजगार के साधन कैसे बढ़ते हैं, अगर हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ जाए, मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहले के लगातार स्थिति से सबसे ऊपर है, मतलब हम $6 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है। वो बढ़ता कैसे है? अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, अगर हमारे देश में निवेश बढ़ता है, दो ही उसके मानक होते हैं। वर्तमान सरकार ने $4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट आज तक नहीं हुआ कभी देश में, $4 ट्रिलियन का। तो वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों का नतीजा है कि हमारा एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड लेवल तक बढ़ गया, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो एक सबसे ऊपर वाले स्तर तक पहुंच गया, और यही मानक होते हैं कि देश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार ठीक है त्रे साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा विजयन जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। विजयन जी भाई देखिए, जो अत्रे साहब बता रहे हैं जिस तरीके से, उसका जवाब तो आप देंगे, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो मोर्चा संभाल लिया है भाई। बार बार इनेलो की ओर से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका को ठीक से निभा नहीं पा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से तो आज महंगाई के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट किया गया राहुल गांधी के नेतृत्व में, और हरियाणा में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सड़कों पर उतरे। भाई इनेलो कहां दिखाई पड़ रही है इसमें? इनेलो तो दिख ही नहीं रही। अमित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपकी बात का भी मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने भाजपा वाले प्रवक्ता भाई से पूछना चाहता हूँ, ये क्या कहते हैं कि प्रश्न न पूछो बीजेपी से, प्रश्न न पूछो बीजेपी से, कैमरों पर बांटे ज्ञान। प्रश्न न पूछो बीजेपी से, कैमरों दोनों हाथों लूट रहे हिंदुस्तान। तो ये प्रवीण जी ने बड़ी साफ सुथरी, क्योंकि प्रवक्ता तो बड़े अच्छे हैं, बहुत दिनों से इनके साथ बैठते हैं और हम भी कुछ सीखते हैं। बड़े अच्छे तरीके से ये बात को जो है अपने सरकार की फेवर में घुमाने का काम है।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन का वार आया, पेंडेमिक आई, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा तेल का प्रभाव पड़ा है। मैं भाई जी को बताना चाहता हूँ, आज के रेट, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज के रेट मैंने कलेक्ट किए। अफगानिस्तान में आज पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर, पाकिस्तान में 62 रुपए प्रति लीटर है, श्रीलंका में 73 रुपए, लगभग 72.96 रुपए प्रति लीटर है, बांग्लादेश में 78.53 रुपए प्रति लीटर है, भूटान जो कि एक हिल एरिया है 86 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, नेपाल में 97 है और इंडिया में 101 रुपए प्रति लीटर है। तो सबसे पहले तो अमित जी बात यही आती है, क्या ये इस यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर इंडिया के ऊपर ही पड़ा है? तो नंबर एक क्वेश्चन ये है, ये भाई जी बताएंगे कि केवल इंडिया के ऊपर ही इफेक्ट। लेकिन सर आपने पाकिस्तान और श्रीलंका का जिक्र भी किया और वहां के रेट बताए। भाई पाकिस्तान में तो भूचाल आया हुआ है, महंगाई के मुद्दे पर ही वहां की सरकार गिरने जा रही है। देखिए इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा, बहुमत खो चुके हैं सर वो। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में क्या हालात हैं इस वक्त, आपको पता ही होगा, न्यूज आप पढ़ते ही होंगे सर, वहां से भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने पेट्रोल के डीजल के रेट बताए हैं, अगर चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप पाकिस्तान में आज अमित जी 1 रुपए 80 पैसे, प्रवीण जी ठीक है, अत्रे साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। अत्रे जी अब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मेरे को नंबर सेंड कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो वीडियो के रेट मैंने देखे हैं, जो आज वायरल हो रहा है। दूसरी बात अत्रे जी, आपने कहा कि 1 मिनट 38 किलोमीटर, 1 मिनट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। पाकिस्तान में तेल के दाम क्या है? 159 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर, सर्च करो जरा। कोई बात पे विश्वास ना हो तो ये अत्रे साहब सुन लेते, उनको सुन लेते, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बोलिएगा। अत्रे साहब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अगर आपको लग रहा है उनके आंकड़े गलत है तो उनको बता दीजिए आप। दूसरी बात जी, दूसरी बात आपने कही कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर रोड बनाने में आ चुका है, 38 किलोमीटर पर डे हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस बढ़ती हुई महंगाई से ही आप रोड का निर्माण कर रहे हैं? एक तरफ जनमानस भूखे मरने के कगार पर है, तो आप सेखिया बटोरना चाहते हैं कि आप 38 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जनता को खाने के लिए कुछ उपलब्ध करवा दीजिए, उसके बाद जो है ना आप रोड बनाइए। पहले महंगाई को रोकिए, यानी जबरदस्ती जनता की जेब से पैसा निकाल करके आगे यदि आप इस तरह के रोड बनाने का कार्य कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि ये देश हित में नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि 2013 में कांग्रेस पार्टी ने मार्केट के हवाले इनको कर दिया गया था, ठीक है, राइट कर दिया गया था। तो इसका मतलब 7 साल से आप इसको मोहर लगाए हुए हैं, तो आपने कौन सा इसमें सुधार करने का काम किया? आप क्यों नहीं मार्केट से इसको अपने हाथों में लेते? क्यों सरकार अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले रही? आप पुराने इतिहास को दोषी बताने की बजाय, आपका भी इतिहास बन चुका है, 7 साल में इतिहास बन जाता है, आपका इतिहास याद करेगी जनता कि आपने क्यों अपने हाथों में लेकर तो आप इसको नियंत्रण में क्यों नहीं ले रहे हो। नंबर 3, तो मेरे 1-2 सवाल हो रहे हैं, इकट्ठा जवाब ले लेंगे आपसे। एक सवाल मेरा यह है कि नवंबर से दिसंबर तक लगभग क्रूड ऑयल का रेट 110 बैरल तक पहुंच गया था। उस टाइम आपने रेट नहीं बढ़ाया, 137 दिनों तक वो कैसे कंट्रोल रही मार्केट? क्या आपका प्रेशर था उस मार्केट के ऊपर, प्राइवेट हाथों के ऊपर, वो कंट्रोल रहा? लेकिन जो ही इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, आप डेली इसको अब बढ़ाते जा रहे हो, जबकि बैरल डाउन जा रहा है, उसके बाद और आप उसके रेट बढ़ाने को काम करें। और एक मैं आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से 80 पैसे वाला जादुई आंकड़ा आपने कहां से पकड़ा है कि हर रोज जब भी बढ़ोतरी है तो 80 ही पैसे है? ये जादुई आंकड़ा क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लेकिन अत्रे साहब मेरा भी एक सवाल आपसे है, इसमें मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं आपसे। भाई आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने 2013 में पेट्रोल को बाजार के हवाले किया था। भाई पेट्रोल उन्होंने किया था, डीजल को आपने किया 2014 में सरकार बनाने के बाद। तो बात मतलब अगर उन्होंने पेट्रोल किया, डीजल आपने कर दिया, यानी कि दोनों हो गए। और अब तो आप भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया हमारे वश में नहीं है ये तो पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से हर रोज रेट तय करते हैं, तो इसमें सरकार का रोल कहाँ है? लेकिन जब चुनाव होते हैं उस वक्त सरकार का रोल इसमें आ जाता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद सरकार का जो रोल है वो उसमें बिल्कुल नहीं रहता है। तो यही तो समझ नहीं आ रही लोगों को बात। देखिए अमित जी, पहले तो मैं जरा रेडू साहब की बात का जवाब दे दूं। हालांकि रेडू साहब बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चैनल पे इतना बड़ा झूठ वो बोलेंगे। आज अफगानिस्तान के अंदर अगर ये सब बात करते हैं, पहले पाकिस्तान की,
पाकिस्तान में तेल के दाम 160 रुपए लीटर, मतलब 159.86, 160 रुपए प्रति लीटर। इन्होंने जिक्र किया श्रीलंका का। श्रीलंका में 254 रुपए प्रति लीटर डीजल है, 214 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। ये श्रीलंका के दाम है। और आज का आंकड़ा बता रहे हैं आप अत्रे साहब, ये आज का आंकड़ा है। हाँ जी, आप एक बार गूगल चेक कीजिए। मैंने जब इन्होंने बोलना शुरू किया ना, मैंने तुरंत गूगल किया। मैंने तुरंत गूगल किया, मैं कहा पहले एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि मुझे पता था श्रीलंका में तो बड़ी गजब खबर ये थी कि गवर्नमेंट को सेना लगानी पड़ी पेट्रोल पंप पे। नहीं, वो मैंने बता दिया उनको, वो बता दिया मैंने उनको, आपके सामने बताया। तो मैं केवल ये मेरा निवेदन है रेडू साहब से कि रेडू साहब कम से कम चैनल पे ना झूठ बोले, आंकड़े अपने दुरुस्त करें, उसके बाद बात करते हैं। अब इन्होंने एक सवाल और किया कि साहब अगर आप 38 किलोमीटर प्रतिदिन का हाईवे बना रहे हो तो इससे जनता को क्या लाभ? देखिए अंतर कहाँ है रेडू साहब, सरकार की आमदन का जरिया क्या है? सरकार की आमदन का जरिया लाभ वाली बात है, जिसके अंदर भी होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि सरकार जो टैक्स के तौर पे पैसा ले रही है, उस पैसे को खर्च कहां कर रही है? अंतर यह है कि यूपीए सरकार के दौरान वो पैसा जाता था कांग्रेस नेताओं की जेब में, 2G घोटाला, कोल घोटाला, जीप घोटाला। वर्तमान सरकार के समय में अगर करदाता ने अपना कर चुकाया है तो वो पैसा उपयोग होता है आम जनता की भलाई में। चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने की बात हो, लगातार 2 साल कोरोना की वजह से, और जिसको 6 महीने के लिए मोदी जी ने फिर एक्सटेंड कर दिया, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वो भी तो सरकार टैक्स के पैसे से लाती है। और कहां से आता है वो? सरकार के पास कौन सी आमदन होती है? जो ये हाईवेज बन रहे हैं रिकॉर्ड स्तर पे, ये भी लोगों के टैक्स के पैसे का ही है, और सरकार के पास कहां से पैसा आएगा? यही सरकार की आमदन है। अंतर डेडू साहब ये समझना है कि वो पैसा वर्तमान सरकार लोगों के हित में खर्च कर रही है, और पहले की सरकारों में वो नेताओं की जेब में चला जाता था। रेडू साहब आपकी जानकारी, यानी आप ये कह रहे हैं अत्रे साहब कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो महंगाई देश हित में, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तेल के दाम एक युद्ध की वजह से बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं, पहली बात। लेकिन सरकार जो एक्साइज ड्यूटी ले रही है वो उसको सदुपयोग कर रही है लोक भलाई के कामों में, देश के विकास में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेरा केवल ये कहना है, अगर आज हमारा एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, वो तभी पहुंचाना कि सरकार ने अपने सोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन किया है, इसीलिए इस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। ठीक है महिमा जी। अमित जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात इन्होंने पैंडेमिक की कही कि पैंडेमिक के दौरान पैंडेमिक के बारे में पढ़ के आए कांग्रेस, या जो भी जिस तरह की ये लोग प्रोक्लेमिंग बातें करते रहते हैं और हिदायतें देते रहते हैं। एक बहुत बड़ी हिदायत भाजपा को और भाजपा के प्रवक्ताओं को देने की जरूरत है कि पैंडेमिक के दौरान प्रति बैरल जो दाम थे वो कहीं कम थे, बजाय उसके जो दाम, जिस दाम पर भारत के अंदर पेट्रोल बिक रहा था और चुनाव से चंद महीने पहले तक बिक रहा था। और अब जनता बेचारी उसमें पिस जाती है, और क्या करे, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में हम सुन रहे थे, दर्शक बोल रहे थे कि हमें तो करवाना ही पड़ता है। तो पैंडेमिक के दौरान प्रति बैरल दाम बहुत ज्यादा कम था, बजाय कि उस दाम के जिस दाम पर ये बेच रहे थे। दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी ऑयल बॉन्ड्स और ये बहुत सारी बातें समझा दी हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन उसके बदले में आपने बहुत वाजिब सवाल भी पूछ लिया। ये भी याद दिला दूं मैं कि निर्मला सीतारमण जी ने 2013 में तो ये कहा था कि ये सरकार जो है, भाजपा ने कहा था कि सरकार के हाथ में है पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना। और आज जब वो वित्त मंत्री बनी बैठी हैं तो वो ये कहती हैं कि ये तो ऑयल कंपनियों के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात है ही नहीं। भाजपा का दोहरा चरित्र यहां से भी नजर आता है। तीसरी बात, मैं एक बहुत अहम सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहती हूँ अमित जी भाजपा से, कि जीएसटी में क्यों नहीं ला सकते पेट्रोल को? इतना बढ़िया कानून लेकर आए हैं रातों रात भाजपा प्रशासन में, तो उस कानून के तहत जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ले आते ये फ्यूल प्राइसेस को, पेट्रोल को, डीजल को, गैस प्राइसेस को? और यदि नहीं ला सकते तो उसका क्या स्पष्टीकरण वो जनता को दे रहे हैं? क्योंकि जीएसटी के अंदर जब सब चीजें आ गई, और दूसरा और चौथी बात, घोटालों की बात यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता ने उठाई, तो मैं अभी हाल ही में चल रहे रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले, पीएम केयर्स फंड के ऊपर जो संसद में जवाब नहीं दे पाई थी भाजपा, ये सारे अगर घोटालों की फहरिस्त खुलेगी तो फिर तो एक के बाद एक लंबी फहरिस्त भाजपा का, जैसा अभी इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि इतिहास बन चुका है और बन रहा है, और ये इतिहास जो भाजपा का होगा ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि भाजपा के पास जो भाजपा ने किया है, चाहे वो नोटबंदी हो,
चाहे वो 101वां संशोधन हो, चाहे वो ये शराब घोटाला जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा करके ढंग से जांच भी नहीं हो पाई, हरियाणा की बात कर रही हूं सिर्फ, चाहे वो अभी जो रजिस्ट्री घोटाला जिसके अंदर अखबारों में छाई हुई हैं सुर्खियां, ये सारे घोटालों पर भाजपा आज क्या जवाब दे सकती है? नहीं, जांच तो चल रही है ना रजिस्ट्री घोटाले के ऊपर बात उठा सकते हैं। आप घोटाला उसको कह रही हैं, लेकिन रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं सरकार उसकी जांच करवा रही है, जांच उस पर चल रही है। ये तो नहीं कह सकती ना कि अब जांच नहीं हो रही है, जांच हो रही है। 25 करोड़ का गोपनीयता का बजट होते हुए कैमरों की निगरानी में से पेपर्स लीक हो जाते हैं अगर अमित जी, और आप कह रहे हैं जांच करवा रही है। जांच कब तक होगी? अगले चुनाव तक जांच हो जाएगी। जांच हो रही है, उसके क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उसको लेकर कोई प्रशस्ति जनता को दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। और अभी आप ये देखिए ना कि जिस प्रकार से भाजपा एंटी करप्शन, एंटी इन्फ्लेशन के नारे देकर के आई थी सत्ता में, आज वो सारे नारे भाजपा के फेल हो चुके हैं। और आज कांग्रेस ने जैसा जन आंदोलन का आगाज किया है अमित जी, आप ये देखिएगा कि आने वाले चंद महीनों के अंदर ये देश के अंदर एक सैलाब बनकर के उमड़ेगा ये जन आंदोलन, क्योंकि भाजपा से त्रस्त है आज भारत का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई त्रस्त है। क्योंकि अभी 134 से खत्म कर दिया, अपनी मनमानी करने वाली जो सरकार है वो अपने उल्टी नीति शुरू कर दे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, अत्रे साहब बोलिए, आप जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए अमित जी, दो चीजें हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, जो कांग्रेस की आदत रही है कि जब ये मीडिया के सामने होते हैं तो चिल्लाते हैं घोटाला घोटाला, लेकिन जब ये विधानसभा में होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को जब ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत कुछ है तो आप दीजिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, तो वो मुकर जाते हैं कि आप सरकार अपने आप देखे, हम नहीं देते। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, हुड्डा साहब ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर वो चैट देने से मना कर दिया था, तो आपकी जिम्मेवारी कहां चली गई? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि विधानसभा में आप झूठ बोल नहीं सकते, बाहर मीडिया में आप लगातार झूठ बोलते हैं आके। लेकिन मैं केवल ये कहता हूं कि बहन जी कहती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लिया करते। मैं ये कहता हूं कि बहन जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए जीएसटी के अंदर फैसले जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। हर प्रदेश का नुमाइंदा जीएसटी काउंसिल में होता है। आपसे मेरा एक सुझाव है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप तुरंत राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को कहे कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में वो इस मुद्दे को उठाए कि वो तैयार है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए। तो हम उसके ऊपर, मैं आपको यहां कह रहा हूं कि अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये कहेगा तो इसको आप उसमें जीएसटी के अंडर लाइए, तो सरकार इस पे 100% जीएसटी काउंसिल विचार करेगी। होता यह है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब तो आपकी कांग्रेस जहां सरकार है वो लोग मुकर जाते हैं, वहां पे जाके बात क्यों नहीं करते। लेकिन मीडिया में आके आप चिल्ला चिल्ली करते हैं, इसको जीएसटी के अंडर लाइए, जीएसटी के अंडर लाइए। अरे जहां ये फैसला होना है वहां पे बात कीजिए, वहां पे कहिए ये बात कि इसको जीएसटी के अंडर लाइए। वहां पे चुप्पी क्यों साध लेते हैं आप? वहां विरोध क्यों करना शुरू कर देते हैं आप? ये सवाल मेरा कांग्रेस के साथ है। दूसरा ये कहते हैं कि पैंडेमिक के दौरान ये भाव, जो इन्होंने पैंडेमिक का जिक्र किया कि साहब पैंडेमिक में तो कच्चे तेल के भाव ज्यादा नहीं बढ़े थे उस दौरान। बहन जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब पैंडेमिक था अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो नकारात्मक प्रभाव इस स्तर तक था और पूरे विश्व में पड़ा, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन बंद हो गई थी, प्रोडक्शन रुक गई थी और जो सरकार के पास जो आमदन है वो जरिए रुक गए थे। तो वहां पे भी सरकार ने उसका प्रभाव आम जनता पे नहीं पड़ने दिया। पैंडेमिक से मेरा मतलब केवल इतना है। और जो आप बार बार चुनाव का जिक्र करते हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि साहब जिन देशों में दाम बढ़े हैं, चाहे यूएस है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे जर्मन है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, वहां पे चुनाव थे क्या वहां पे चुनाव थे इसलिए चुनाव के बाद दाम बढ़े, चुनाव से पहले नहीं बढ़े? बहन जी, जनता को बहकाइए मत, जनता बेहतर समझती है। जनता को आज अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स, लेकिन अत्रे साहब जब युद्ध होगा, अत्रे साहब, ये सवाल तो हर किसी के जहन में ना कि 2014 के पहले अगर महंगाई मुद्दा था तो 2022 में ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? मैं बताता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए 2014 से पहले हो क्या रहा था कि जनता, पहले तो 2014 में आप WPI और CPI दोनों का इंडेक्स चेक कीजिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या था 2011 के अंदर, 12 के अंदर, और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या था वो एक बार चेक करें आप। और वर्तमान टाइम का आप चेक कर लीजिए, आज भी 2011-12 के मुकाबले हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स कम है। और उस वक्त जब इतना ज्यादा हाई था इन्फ्लेशन, तो जो पैसा जनता की जेब से जा रहा था वो बजाय जनता पे खर्च होने के वो नेताओं की जेब में जा रहा था। लूट हो रही थी उस पैसे की, और जनता इस बात को समझ रही थी कि हमारी जेब पे डाका डाल के नेता अपनी जेब भर रहे हैं, और ये जनता की नाराजगी थी। वो उस वक्त के जो घोटाले हुए उसमें सामने आया है।
तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार अगर टैक्स के रूप में पैसा ले रही है, देखिए तो तेल के ऊपर पहले स्पष्ट हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ रहे हैं, कंपनियों के कंट्रोल में है, और इसके अंदर सरकार केवल एक्साइज ड्यूटी लेती है केंद्र सरकार और वैट लेती है प्रदेश सरकार। मेरा एक और सवाल है यहां पे कांग्रेस वाली बहन जी से, जब अगस्त के अंदर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, हरियाणा सरकार ने वैट ड्यूटी कम की थी, तब राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कम की, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों नहीं कम की, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं कम की? यहां बैठ के आप चिल्ला चिल्ली करते हैं दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए। उस वक्त आप जहां पे कांग्रेस की सरकारें थे उन्होंने कम क्यों नहीं कर दी? क्यों चुप्पी साध गई थी? वो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार अपनी वैट ड्यूटी कम कर सकती है, केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, तो आपने कम क्यों नहीं? आप जनता की हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं उस वक्त आपको करना चाहिए था। और आज भी मैं ये कहता हूं, आपकी राजस्थान में सरकार है, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा है बहन जी? आप एक बार बयान पढ़िए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोटा के अंदर हमने जो है टैक्स में राहत दे दी। अब बताइए कोई सरकार एक पर्टिकुलर सिटी में राहत दे सकती है? अगर टैक्स की राहत होगी तो पूरे प्रदेश में होगी। तो इस तरह की बातें करके आप लेकिन महिमा जी ये बात तो बिल्कुल सही है जो अत्रे साहब कह रहे हैं, ये बात सही है। जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होती है तो बहुत सारे राज्यों के ऐसे वित्त मंत्री हैं जो हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया अगर पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, हमें रेवेन्यू लॉस होगा, और इसीलिए वो हाथ खड़ा कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि आप बैठक में कुछ और बात करते हैं, बाहर आने के बाद कुछ और बात करते हैं। इस बात में तो सच्चाई है। सबसे पहले तो अमित जी, चिल्ला चिल्ली तो करना भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता और प्रतिनिधियों की आदत है। कांग्रेस की न वो संस्कृति है। अर्धनग्न होकर के जैसे प्रदर्शन ये करते थे, प्रदर्शन हम भी कर रहे हैं, उसे जनता देखेगी। अपने अपने तरीके और संस्कृति की बात है। तो चिल्ला चिल्ली जैसे शब्द जब भाजपा प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं हास्यास्पद होता है, क्योंकि अक्सर चर्चाओं में देखा गया है यहाँ चिल्ला चिल्ली कौन करता है, अब शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है। खैर, अभी ये पहले जब घोटालों का नाम ले रहे थे, 2G स्कैम और उस तरह से बहुत से स्कैम्स के नाम लिए। 2G स्कैम में मैं याद दिला दूं कि अक्विटल हो चुका है, बरी हो चुके हैं उसमें जो भी अक्यूज्ड थे। और दूसरी बात ये कि भाजपा की जो आज परिस्थिति हो चुकी है ना, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह से है। आपने बिल्कुल उचित तौर पे उनसे पूछा कि आज महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। बाबा रामदेव का बयान तो आज सबने देख लिया है, इनके सहयोगी हैं और सब जानते हैं। आज जो उन्होंने कैमरा पर बोल दिया, बस इन लोगों की विवशता है कि ये अपना वो असली रूप दिखा नहीं पा रहे। असली रूप भाजपा का वही है। आप जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात मुझसे पूछ रहे हैं अमित जी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस का क्या स्टांस रहा है? अभी 45वीं बैठक सितंबर 2021 में हुई थी मेरा ख्याल है, और उस समय पर भी आप देख लें कि कौन से मुख्यमंत्रियों का उसमें क्या स्टांस रहा। और मुझे लगता है कि एक फिर दूसरी चर्चा में इसके ऊपर हम विस्तार से बात कर सकते हैं और उसमें कांग्रेस का क्या स्टांस है। देखने वाली बात यह भी है अमित जी, हर प्रदेश के लिए जब वो हर प्रदेश को जो फ्यूल मुहैया होता है उसमें अपने अपने फैक्टर्स होते हैं और उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, उसके कुछ मूल अंतर होते हैं उसके दामों के अंदर, और उन सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मद्देनजर रखते हुए कीमतों को तय किया जाता है, उसके ऊपर टैक्सेस को तय किया जाता है। हर प्रदेश की चुनौतियां अलग हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हम सभी जानते हैं देश की सबसे गरीब महिमा जी। लेकिन एक और बात आपको देखनी पड़ेगी कि भाई अगर महंगाई बढ़ रही है, अब देखिए केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया सरकार ने 3%। अभी केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया। कल की ये खबर है, परसों ये बढ़ाया गया है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार और जो अमित जी, जो ईपीएफ के ऊपर ब्याज दर घटा दिए गए उसकी चर्चा भी तो साथ ही मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो सरकार अगर अन्न योजना जिसके अंदर सड़ा हुआ अनाज मिलता है लोगों को, बहुत सी बोरियां, सड़ा हुआ अनाज पसंद आ रहा है ना लोगों को। आप उसे सड़ा हुआ कह रहे हैं लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है भाई। नहीं आ रहा। अरे उसे कैसी बात आप कर रही हैं महिमा जी? नियंत्रण है यूपी चुनाव में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस राशन के बूते चुनाव जीत गई, वो भी भारी बहुमत के साथ। अब मानिए ये बात, राशन के बलबूते जीती है या जो उसमें और जो भी फैक्टर्स हैं, खैर मुझे लगता है आज चर्चा उस विषय में नहीं है, उस पर नहीं जाएंगे। वो बात आपकी लेकिन आपने सच है। आप देखिए बात पूछी भाई, जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जो कोर वोटर है, जो हमेशा दलित वोटर, जो हमेशा मायावती को वोट करता था, उनकी पार्टी को वोट करता था, उसने बीजेपी को वोट किया। देखिए मैं फिर दोहराऊंगी, आज ये विषय नहीं है और उस पर ना जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं मैंने ये सवाल देखिए ये बात सही है आपकी, लेकिन ये सवाल महिमा जी मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आपने कहा सड़ा हुआ अनाज।
अगर आप ये कह रही हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो सड़ा हुआ अनाज लोगों को पसंद आ रहा है। जो मैं जमीनी स्तर की हकीकत बता रही हूँ। जी जी बोलिए आप। मैं जमीनी स्तर की हकीकत बता रही हूँ। आप उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ही रहे हैं तो मैं ये याद दिला दूं कि 700 से ज्यादा सीटों पर 70 से ज्यादा सीटों पर 200 से 900 का ही अंतर है सिर्फ। जीत होती है, इसलिए ठीक है, वो तो जनता का फैसला सबके सर माथे पर है। लेकिन ये बहुत देखना जरूरी है कि समीकरण किस प्रकार से बदले हैं। टक्कर में नहीं थी, समाजवादी पार्टी टक्कर में थी। कांग्रेस में तो जमानत जब्त हुई है। हम लोकतंत्र की परिस्थितियों को और अवस्था को देखें। बात मैंने इसीलिए कहा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी या बिना कांग्रेस पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ आज। मैं आज ये बात कर रही हूँ कि परिस्थितियां क्या है। जब मुफ्त राशन का वितरण हरियाणा में भी कराया गया था, जहां शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और शिक्षकों ने उस पर भारी आपत्ति जताई थी, उस समय बहुत से लोगों के वीडियोस हम लोगों ने देखे, कैथल से देखे, करनाल से देखे, आज भी वो रिकॉर्ड पर यूट्यूब पर होंगे, जहां वो दिखा रहे हैं कि हमें ये 5 किलो अनाज तो मिल गया, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्या करें इसका, आपने हमें स्टोरेज से, गोदाम से निकालकर जो अनाज दे दिया। आप ये देखिए कि मीडिया के ऊपर जितना नियंत्रण इस सरकार ने बना रखा है, उसके बावजूद भी कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह के वीडियो सामने आ जाते हैं और यूट्यूब पर भरमार है ऐसे वीडियोस की। वो एक अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग फॉलो करते हैं और वहां से जो जानकारी उपलब्ध होती है, वरना इस सरकार का 2019 में वापसी होना नामुमकिन था। खैर मैं फिर कह रही हूँ, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, उस पर नहीं हैरानी होती है। आज महंगाई का है, आज महंगाई भारत है, उनका तो मुश्किल था। कांग्रेस जिनको 50 भी नहीं मिली है, वो हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं, बनाकर है ना। लेकिन देखिए अत्रे साहब, ये बात तो आप मानिए कि भाई देखिए महंगाई तो बढ़ रही है। अब टोल टैक्स के दाम आपने बढ़ा दिए, 1 अप्रैल यानी कल से वो लागू हो जाएंगे। नेशनल हाईवे पर अगर कोई चल रहा है तो वहां पर उसको 10 से 15% ज्यादा टोल देना पड़ेगा। टोल टैक्स के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ ही रहे हैं, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ रही है, ये बात तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा ना आपको कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई है देश के अंदर, इस पर काबू आपको पाना पड़ेगा। देखो, जहां तक सीएनजी पीएनजी की बात है, रसोई गैस की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, ये सारे ही ऑयल प्रोडक्ट हैं। मतलब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, स्वाभाविक है, उसका असर इसके ऊपर भी आएगा। और टोल टैक्स, और जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रभाव आपके चारों तरफ अब दिखेगा। इस बात से तो मैं इनकार ही नहीं कर सकता, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है, अगर हरियाणा सरकार पैंडेमिक के अंदर मुफ्त अनाज बांट रही थी तो राहुल गांधी जी माला के अंदर जिन प्रवासियों को हरियाणा सरकार अपने खर्चे पे उनके घर पहुंचा रही थी, वहां बैठ के एक झूठी वीडियो बना रही थी, बार बार उनके मुंह से ये कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार नहीं कर रही है, ये इनको कोई साधन नहीं मिल रहा, जबकि वो सामने से बोल रहे थे कि सारा इंतजाम सरकार ने किया है। तो बहन जी, इस तरह की झूठी वीडियो कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की पैंडेमिक के दौरान। कांग्रेस ने तो पैंडेमिक के दौरान उन प्रवासी भाइयों के यहां तक कोशिश की कि उनको किसी तरह से डरा के उन लोगों को जिस तरह से बहकाया गया कि वो अपने घरों को निकल पड़े, और उसका नतीजा ये हुआ यूपी में आपकी जमानतें जब्त हुई हैं। इसी का नतीजा है। आपने जो उस वक्त काम किया, आम जनता के विरुद्ध जो काम किया, सरकार की कोशिशों को आपने झूठे वीडियोस की तरफ के जरिए नकारने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जिस तरह से वैक्सीन के खिलाफ बयान दिया और लगातार जिस तरह से आपने गंगा में लाशें कह के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको खबर बनाने की कोशिश की, देश की जनता ने उसको देश के खिलाफ प्रचार माना, क्योंकि आप मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए, जिस तरह से आपने देश जब धारा 370 तोड़ी गई आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो कांग्रेस जो है वैचारिक रूप से दिवालियेपन की कगार पे खड़ी है। कांग्रेस अपने राजनीतिक विरोध को भूल गई है, देश विरोध में चली गई है, और उसी का नतीजा है कि झूठी वीडियो का जिक्र यहाँ पे बार बार बहन जी कर रही हैं। बहन जी, आपने जिस सड़ा हुआ ना हाँ, मैं आ रहा हूँ विजय जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप ही के पास आ रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार ने अनाज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा, तो आपके विधायकों के घर में मिला वो अनाज जिसको आप सड़ा हुआ अनाज कह रहे हैं। वो अपने उन कांग्रेस के विधायकों से पूछ तो लेते कि उन्होंने अपने घरों में क्यों रखा हुआ था वो सड़ा हुआ अनाज। बहन जी, कांग्रेस के इसी दुष्प्रचार का नतीजा है कि आप इस वक्त खत्म होने की कगार पे खड़े हैं, क्योंकि आप सच को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक सरकार, जो आप भी सवाल कर रहे थे अमित जी, उसको मैं दोबारा से अपने जवाब को दोहराता हूं। एक सरकार जनता के संसाधनों को, जनता के पैसों को जनता के हितों में खर्च करती है, जबकि पहली सरकार के मुखिया ये कहते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। जिस सरकार के मुखिया इस तरह का भेदभाव सार्वजनिक मंच से करते थे, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार है जिसने ना जाति देखी ना धर्म देखा, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सब तक पहुंचे ये सुनिश्चित किया।
उसी के कारण ये है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी और रिपीट हुई है। गोवा के अंदर तीसरी बार बन रही है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बन रही है, उत्तराखंड में दूसरी बार बन रही है, मणिपुर में दूसरी बार बन रही है। नतीजा कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस की हर जगह जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश में तो लगभग 2 सीट को छोड़ के सभी जगह जमानत जब्त। उत्तराखंड के अंदर 60% सीटों पे जमानत जब्त। ये ऐसी परिस्थिति क्यों आई है? क्योंकि कांग्रेस की इस वैचारिक दिवालियापन की वजह से, जिसको यह भारतीय जनता कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो कोशिश करते हैं, जनता उस सच्चाई को समझती है। जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों को देख रही है। अगर 38 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे विरोधी दल मानने को तैयार नहीं है कि ये जनता की सुविधा के लिए बन रहा है, जनता के पैसे से बन रहा है, और जनता की ये सुविधा विजय जी, भाई अत्रे साहब ने बता दिया आपको कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर टोल टैक्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई देश की तरक्की भी तो हो रही है। एक हाथ से अगर लिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से दिया भी तो जा रहा है। बिल्कुल अमित जी, देखिए पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भाई ने कहा कि रोड का जनता को फायदा नहीं मिलता, मैंने ये बात नहीं कही, ना ही मैं कहता हूँ। रोड का जनता को फायदा तो मिलता है, लेकिन जनता की कमर तोड़ करके रोड बनवाना वो गलत है। मैंने ये कहा है, आप जनता की महंगाई के रूप में कमर तोड़ करके अगर इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हो तो पहले जनता की कमर को बचाने का काम करें और फिर रोड बनाए। दूसरी बात देखिए, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, काफी समय तक देश को कांग्रेस पार्टी ने चलाया। लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और देश को दिशा देने का काम किया। कैसी दिशा मिली? दिशा अच्छी नहीं मिली। इसलिए देश की जनता ने एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुना और लगभग शायद 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी शासन करके चले गए और अब मोदी जी शासन कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, एक सत्य है, सच्चाई को आप मानने का काम करें। आप कांग्रेस के समय के जो भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम करके कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया, जम करके। और खास करके जब हमारे यहाँ पर खेल हुए थे, खेल गांव में तो इतना गदर हो गया था कि सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया था और बनाई हुई चीजें भी टूट गई। पुल की बात थी, खेल गांव के पुल की, तुरंत वो टूट गया था, जिसको मिलिट्री ने 2 दिन में खड़ा कर दिया था। क्या आप भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हो? जनता ने तो आपको इस उम्मीद से बनाया था कि आप जो ना इस देश का विकास करोगे, देश को अच्छी दिशा में लेकर के जाओगे। जब 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल को सार्वजनिक प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दिया तो उसी के नकल करते हुए 2014 में आपने डीजल को दे दिया। दूसरी बात, जो घोटालों की बात हो रही है, क्या आपके शासन में घोटालों की कमी है? आप हरियाणा प्रदेश की ले लीजिए, अगर उसको गिनवाने लगे, एक एक को पूरा डिटेल में बताने लगे तो मेरे ख्याल से 1 वीक लग जाएगा, इतने ज्यादा घोटाले हैं। अगर आपने प्रदेश का विकास करवाना तो इस घोटाले को रोकिए और घोटालों को रोक करके जो पैसा वहां से निकलता है उसके द्वारा प्रदेश का विकास करवा दीजिए। अगर विकास करवाना है, अच्छी बात है, विकास के लिए तो सरकार चुनी जाती है। दूसरी बात, अमित जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्रूड ऑयल लेके पुकारते हैं कि इससे महंगाई बढ़ी है। रसोई गैस के ऊपर कितनी सब्सिडी हुआ करती थी पहले की सरकारों में? आप उस सारी की सारी सब्सिडी को खा गई, कम नहीं की, वो सारी की सारी सब्सिडी को खा गया। अरे एक गरीब आदमी को जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, धीरे धीरे करके वो 6 रुपए की सब्सिडी पर आ गई है। आपने उज्ज्वला उसके तहत जो है ना सिलेंडर बांटने का काम किया, वो सिलेंडर आज परिस्थितियों में रखवा दिए। क्या वो इसीलिए दिए गए थे कि इनको परिस्थितियों में रख लेना? उसको बढ़वाने का तो जुगाड़ आपने खत्म कर दिया लोगों का। इसके अलावा एक और प्रवीण जी आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉलर के मुकाबले रुपए की आज कितना डिवैल्यूएशन हो रखा है रुपया, ये भी तो एक महंगाई का बड़ा कारण है। आज 76 रुपए जो ना $1 के ऊपर आया हुआ है। पहले 60, 65, एक बार 55 रुपए भी आ गया था। मैंने पता है जिस टाइम शुरू में मोदी की गवर्नमेंट बनी थी 60 से नीचे आ गया था, लेकिन आज दोबारा से वो 76 के ऊपर पहुंच गया। ये डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है? जमाखोरी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? कालाबाजारी के ऊपर क्या कर रहे हैं? चारों तरफ देखिए महंगाई का, ठीक है, इसमें तो आप लूट लो जितना लूटना है, डीजल के, पेट्रोल के, गैस के माध्यम से आप जनता को लूट रहे, बाकी कारणों को तो रोक लो। बाकी भी तो कारण आपसे नहीं रुक रहे। बहुत सारे भाई साहब ऐसे कारण हैं जो आज इसके ऊपर लगे हुए हैं। तीसरी बात जो कहते हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही की और मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा चैनल के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी की 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट है। जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो मैं कहता हूं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी, अगर हमारे को मौका मिलता तो मैं आप आज कह देता कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन महिमा जी ने इसको खुल करके नहीं कहा कि हम अगली मीटिंग में इसको जरूर उठाने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं कांग्रेस के लिए इससे बढ़िया और क्या मौका मिलेगा?
क्या मौका मिल गया? हल्दी लगे ना महिमा जी, बोलिए। क्यों नहीं आप लोग जो है इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाते हो कि हाँ पेट्रोल और डीजल शुड बी कम अंडर द जीएसटी? क्यों आपको मौका दिया आपने प्रवीण जी को यह सवाल उठाने का? तो इसका मतलब कांग्रेस की नीति में भी कहीं ना कहीं खो है। या चौराहों पर बैठ करके धरने देने से और चूल्हे के ऊपर रोटी बनाने से बहन जी ये रेट कम करने वाले नहीं। भाजपा बड़ी जो है ना ये साधुओं की इनकी बाबाओं की सरकार है, ऐसे नहीं मानेगी ये। इनके आगे खड़ा होना पड़ेगा आपको करके, ये दायित्व आपके ऊपर ज्यादा जाता है। महिमा जी आ रहा हूं अत्रे साहब, उसके बाद आपके पास। बिल्कुल ठीक कहा है रेणु जी ने। और मैं ये कहना चाहती हूँ अमित जी कि मैं तो यहाँ से इतना आश्वासन दे सकती हूँ। देखिए, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता जमीनी स्तर की आवाज को अपने नेताओं तक ले जाने का कार्य करता है, जिसको फिर जो पार्टी है और उसके जो नेता हैं वो उसके विचारधारा के तहत उसको लेकर के उचित कदम उठा सकते हैं। मैं इस आवाज को, जनता की इस आवाज को, कि हमें जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से ये करना चाहिए। मैं लिखित में ये हिदायत मैं यहाँ से आश्वासन देती हूँ आपके दर्शकों को भी कि कांग्रेस अपनी ओर से जो कदम उठा सकती है वो जीएसटी के अंतर्गत फ्यूल को लाने के लिए उठाए। ऐसी हिदायत मैं अपनी ओर से अपने नेताओं को जनता के जरूर दूंगी। लेकिन दूसरी बात, ये एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर हुई है, अभी सब्सिडी की बात कही इनेलो के प्रवक्ता ने, उसके ऊपर देखने वाली बात ये है अमित जी, जुलाई 2020 के बाद से ये जो सब्सिडी है ये गायब है। जैसे 2014-15 के बाद से किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा गायब है, ऑनलाइन कहीं मिलता नहीं है। उससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान वो लगातार रहता था। इसी प्रकार से जो सब्सिडी है, गैस सब्सिडी, वो जुलाई 2020 के बाद से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। और अक्सर यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बात उठाते हैं कि कांग्रेस के समय में 1200 का सिलेंडर था। यदि आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में 2014 में जब 1200 का भी सिलेंडर था, तब भी सब्सिडी को मिलाकर के सब्सिडी उसमें से जो मिल जाया करती थी वो आज के दामों से, या जो भाजपा ने आने के बाद कम से कम दाम भी कर दिए, उससे कहीं कम पड़ा करता था। लेकिन भाजपा ने उज्ज्वला योजना के नाम से बहका करके और तरह तरह की बार देखिए, आईना है दुनिया और भाजपा आईने में देखती है वही जो आईना खुद, जो भाजपा खुद कर रही है कि बहका रहे हैं, ये जनता को बहका रहे हैं लगातार। और नेशनल हाईवेज की बात कही भाजपा के प्रवक्ता ने, तो जिन हाईवेज पे 70 सालों में घूम कर भाजपा ने अपनी जमीन तराशी है, वो हाईवेज कांग्रेस ने दिए थे, 70 साल से बनते रहे हैं। हाईवेज बनाने वाली भाजपा कोई पहली सरकार नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर 70 साल पहले जो रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरतें थी जनता की, उसको पूरा करने से शुरुआत, प्रचार नहीं कर पाते ना और आईआईटीज देखकर भाई, प्रचार आप उतना नहीं कर पाते। महिमा जी, आपकी पार्टी उतना प्रचार नहीं कर पाती है। आज कांग्रेस, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, बाकी तो प्रचार जो है वो मीडिया का काम है कि वो विपक्ष की आवाज को भी उतना ही आगे लेकर के जाए जितना सत्ता। हम तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी भूमिका को ठीक से निभा पा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। आप प्रचार कह रहे हैं, मैं ये भी याद दिला दूं, इन्हीं हाईवेज के ऊपर भाजपा के निगरानी के अंदर लिंचिंग्स हुई हैं। इन्होंने बार मुसलमान नाम यहाँ पर लिया। इस देश के अंदर से धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का जो काम इन्हीं हाईवेज को इस्तेमाल करके जो भाजपा ने किया है, वो कल रामदेव की, जो बाबा रामदेव की धमकी भरी वीडियो थी, उसमें सामने आ गया कि राहुल गांधी जी हमारे माननीय नेता के बारे में बोल रहे थे, वो धमका रहे थे, या वो वीडियो जबरदस्ती बनवा रहे थे। पत्रकार के साथ करनाल में भाजपा के सहयोगी बाबा रामदेव ने किस प्रकार से बात की, वो सबके सब समक्ष है, सबको जाहिर है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आमिर जी। तो इसलिए जितना मर्जी आंकड़ों का लेकिन अत्रे साहब, ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है कि जो बाबा रामदेव आप आज ये कह रहे हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो देश का विकास भी हो रहा है, और देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना अच्छा संकेत है, वो ये जो दलील दे रहे हैं। लेकिन 2014 के पहले तो वो ये कहते थे कि भाई अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 30 से 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन वो तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए अमित जी, अभी जो कांग्रेस वाली बहन जी ये कह रही थी कि 70 साल से देश इन्हीं हाईवेज पे चल के भारतीय जनता पार्टी, बहन जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल जी के टाइम में बनाई थी। उससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं होती थी। हमारे देश की परिस्थिति तो आपने ऐसी कर दी थी कि पाकिस्तान में हमसे ज्यादा 6 लेन हाईवे थे उस टाइम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरा, सब्सिडी गैस सिलेंडर की। देखिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी का बार बार जिक्र करते हैं। 2014 से पहले पूरे देश में मात्र 13 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था। मोदी जी ने स्वयं सामने आके अपील की थी कि लोग खुद अपनी सब्सिडी छोड़ दें, क्योंकि जो माता बहनें चूल्हे में खाना बनाती हैं,
धुएं के अंदर खाना बनाती हैं, उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो स्वेच्छा से कहा, अब तो सबने खत्म कर दी ना अत्रे साहब, अब तो किसी को नहीं मिली। नहीं, सुनिए ना, वही तो कह रहा हूं मैं। जब सब्सिडी छोड़ने की मोदी जी ने अपील की तो लोगों ने स्वयं आके अपनी सब्सिडी का त्याग किया, और आज जहां 13 करोड़ लोगों के पास कनेक्शन था, आज 29 करोड़ लोगों के पास कनेक्शन है देश के अंदर। उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर दिए हैं सरकार ने, उसके कारण। मुझे एक बात बताएं, क्या वजह थी? देश को आजाद हुए इतने साल हो गए थे, लेकिन देश में लोगों के पास शौचालय नहीं था, बेसिक जरूरत। जो पार्टी अपने सत्ता में रहते शौचालय जैसी सुविधा नहीं देश की जनता को दे सकी, वो भी वर्तमान सरकार में मोदी जी ने आके पूरी की। इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव के अंदर पूरी तरह से बिजली पहुंच जाए, इतना लंबा सत्ता में रह के कांग्रेस नहीं कर पाई। जब मोदी प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा 2015 के अंदर पूरे। ठीक है अत्रे साहब, समय की मेरे पास कमी है, महिमा जी जल्दी से 10 सेकंड। ये केवल बताना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ। बहन जी ने बात की है, देखिए बहन जी, एक बात का जिक्र जो आपने बाबा रामदेव का नाम लिया, आपने कहा महंगाई जो अर्थव्यवस्था के, देखिए अर्थशास्त्र ये कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो फेवर करता है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ये एक अर्थशास्त्र का एक बेसिक फंडा है। लेकिन उसके अंदर मैंने पहले जिक्र किया कि इन्फ्लेशन रेट जो एक माना जाता है कि 4% अगर इन्फ्लेशन रेट रहता है तो वो पॉजिटिव है, मतलब वो सकारात्मक है। और यही कारण है कि जब मैं सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का जिक्र कर रहा था, तो मैंने बताया था कि 2011 के मुकाबले में आज भी कम है। ठीक है महिमा जी, जल्दी से 10 सेकंड। बात कही थी कि हमारा इन्फ्लेशन 5.8 की बात मानी जाए तो भारत में शायद सड़कें ही नहीं थी इनके आने से पहले, और इन्होंने ही रातों रात सड़कों का निर्माण कर दिया। और इनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जनता ने सब्सिडी छोड़कर जो विश्वास किया था, उसका विश्वासघात जिस प्रकार से भाजपा ने किया है, वो हर जन जन के दिल में बस चुका है। अब तो बस मैंने जैसा पहले कहा था, उल्टी कृषि शुरू कर दी। ठीक है विजयन जी जल्दी से 10 सेकंड। ये सब जो तर्क दिए इसीलिए मैंने दिए। हाँ अत्रे साहब, समय बचेगा, मैं आऊंगा आपके पास के नाम पर जनता की लूट बंद करे। इस प्रकार के विकास करके जनता को लूटने का काम करें, जनता को लूटना बंद करे, विकास कार्य करे, वो अपने तौर से करे, लेकिन जनता को ठीक है। अत्रे साहब उम्मीद करें मिलेगी राहत, मिलेगी अत्रे साहब, उम्मीद करें राहत मिलेगी आने वाले समय में। अमित जी एक बात और मेरी रह गई थी जिसका जिक्र बहन जी ने किया, मॉब बोलिए हाईकों पे बीजेपी की सरकार। बहन जी, सबसे पहले मॉब लिंचिंग इस देश में 1948 में महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर 8,051 ब्राह्मणों की हत्या की गई थी इन कांग्रेसियों के द्वारा, जिसको दबा दिया गया, उस खबर को बाहर नहीं आने दिया। एक बार जरा इतिहास चेक करके देखिए, वो थी मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र के अंदर। अत्रे साहब समय की कमी है, माफी चाहूंगा। अत्रे साहब आपका, महिमा जी आपका, विजयन जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों को राहत मिलेगी तो मिलेगी कैसे और कब मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 9 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है। आम आदमी राहत की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये राहत मिलेगी कब, इसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।